बैंक्रप्सी बिल पास। नए बिल से कारोबार बंद करने में होगी आसानी, सिस्टम में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। अगुस्ता वेस्टलैंड के बाद राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे की भी हो सकती है जांच। नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव खबर। रक्षा मंत्रालय ने यूपीए 2 के दौरान हुई अहम रक्षा सौदों की शुरू की जांच। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में लौटी रौनक। सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा, निफ्टी 7,750 के पार। ऐसे लोन्स भी हैं जो शायद गलत आधार पर दिए गए होंगे, उसकी अपने आप जांच होगी। माल्या मामले के बीच वित्त मंत्री ने संसद में विलफुल डिफॉल्टर्स पर दिखाई सख्ती। कहा, बिना जांच पड़ताल के दिए गए लोन की होगी जांच। दिल्ली एनसीआर में डीजल कैप पर रोक के खिलाफ केंद्र सरकार भी हुई गई सुप्रीम कोर्ट। अदालत से की रियायत की अपील। योर मनी है आपका मनी फ्रेंड। हम आपको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं और करते हैं आपको गाइड। लेकिन देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। कैसा है नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, अब क्या जानकारी देना होगा जरूरी। बताएंगे आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने का पहला और अनोखा ऐप। महिलाओं और युवा की हम करेंगे आज फाइनेंशियल प्लानिंग। योर मनी में आज सबसे पहले बात करेंगे नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म की। आखिरी तारीख की जल्दबाजी से बचने के लिए आपको किस तरह से क्या क्या कदम उठाने जरूरी हैं, क्या क्या दस्तावेज इकट्ठा करना जरूरी है अपने आईटी रिटर्न फॉर्म को सबमिट करने के लिए, इसी पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं taxpanel.com के सुधीर कौशिक। सुधीर जी, आपका स्वागत है। अक्सर आपसे हम टैक्स से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपसे मांगते हैं, लेकिन सबसे पहले आप हमें आज ये समझाइए कि जो नया आईटीआर फॉर्म है आखिर उसमें किस तरह के बदलाव किए गए हैं। कविता जी, जो नए आईटी फॉर्म्स आए हैं उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। जो एक आम टैक्स पेयर के लिए अगर 50 लाख से कम लोगों की जो आय है जो डिक्लेयर करते हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ दी टैक्स पेयर्स उसी में आते हैं। सिर्फ 1,50,000 के आसपास लोग हैं जो इससे ज्यादा आय डिक्लेयर करते हैं, तो उनके लिए ज्यादा बदलाव नहीं है। सिर्फ 80CC-D एक सेक्शन है जहां एनपीएस की जो डिडक्शन है वो ऐड की गई है। उसके अलावा जो बाकी जो बदलाव हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो 50 लाख से ज्यादा इनकम है अगर उनकी कोई, और उनके लिए एसेट लायबिलिटी डिक्लेयर करना जरूरी हो गया है। अगर उनके पास कोई एयरक्राफ्ट, याच या कुछ इस तरह की ज्वेलरी है तो उसको डिक्लेयर करना जरूरी है। लैंड एंड बिल्डिंग भी डिक्लेयर करना जरूरी है, जो पहले नहीं था। पहले आईटीआर 4 में ऐसा होता था, जो बिजनेस इनकम करते थे उन लोगों को ये डिक्लेयर करनी जरूरी होती थी, लेकिन अभी ये सैलरीड भी हैं और अगर आपके पास इस तरह की एसेट्स हैं तो आपको ये डिक्लेयर करनी जरूरी है। और आपको ये रिटर्न में एक एएल करके शेड्यूल है जिसमें ये डिक्लेयर की जाएंगी। और इसके अगेंस्ट में अगर आपके पास कोई लायबिलिटी है, यानी कि आपने कोई लोन लिया है, तो वो भी आप साथ में डिक्लेयर करेंगे। तो एक तरह से इसकी जो पूरी वैल्यू है वो 31 मार्च को देखी जाएगी। 31 मार्च 2016 को क्या वैल्यू है वो डिक्लेयर करनी है, और ये वैल्यू कॉस्ट पे है, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ना कि आज की मार्केट वैल्यू, जिस पैसे पर आपने इसको पाया था, खरीदा था। अगर ये आपने खरीदा नहीं था, आपको ये गिफ्ट मिला था या आपको किसी ने दी थी ये एसेट, तो आपको वो वैल्यू लेनी है जो जिसने आपको गिफ्ट दी है, जिसपे उन्होंने खरीदी थी। सपोज आपको किसी ने कार गिफ्ट की है, कोई व्हीकल, और वो आपको डिक्लेयर करनी है, तो जिन्होंने खरीदी थी, जब खरीदी थी, वो वैल्यू इसमें 31 मार्च को आएगी, आज की वैल्यू नहीं आएगी। बिल्कुल, लेकिन मुझे बताइए आप, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नया आईटीआर फॉर्म आया है, अब इसके लिए कोई खास दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें? हाँ, आईटीआर फाइल करते हुए हमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत तो है ही, और 26AS एक जो 26AS फॉर्म है जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी के लिए, वो बहुत ही जरूरी है जिसे हम मैच करें और उसके बाद ही रिटर्न फाइल करें। हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट ट्रांजैक्शंस को मैच करना चाहिए। क्या कोई हमारी ऐसी इनकम तो नहीं है जो 26AS में नहीं आ रही है, जैसे कि सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट है वो उसमें नहीं रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें वो डिक्लेयर करना चाहिए और उसकी डिडक्शन 10,000 रुपए तक की है वो लेनी चाहिए। सभी अकाउंटों का अगर हम इंटरेस्ट मिला लेते हैं सेविंग अकाउंट का, तो कुल मिला के डिडक्शन 10,000 है। इसी तरह से कोई बार डिविडेंड इनकम होती है जो हमारे पास शेयर से आती है, उसे एग्जेम्प्ट इनकम में डिक्लेयर करें।
हो सकता है आपने किसी से पैसा लिया हो, जैसे हम गिफ्ट लेते हैं अदर देन ब्लड रिलेटिव, तो वो अदर सोर्स इनकम में आ जाता है अगर उसकी कुल जो गिफ्ट की रकम है पूरे साल में 50,000 से ज्यादा है, 50,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आप एक आदमी से 25,000 लेते हैं और दूसरे से 26,000, जो कि आपका रिलेटिव नहीं है, तो ये 51,000 आपकी अदर सोर्स की इनकम में आना चाहिए, क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट में है और कभी भी इनकम टैक्स ऑफिसर ये पकड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप खुद ही अपने आप डिक्लेयर करें अगर ऐसी कोई चीज है। इसके अलावा आपके पास अगर आपने जॉब चेंज की है तो 2 या उससे अधिक फॉर्म 16 होंगे, उनको भी आप देखें क्या वो उसमें कोई और टैक्स की लायबिलिटी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसके बाद आपके पास टैक्स लायबिलिटी है तो टैक्स चालान होगा, उसकी डिटेल आपको रिटर्न में देनी होगी। अगर आपने शेयर्स सेल परचेज किए हैं ड्यूरिंग द ईयर तो उनका कैपिटल गेन आपको डिक्लेयर करना होगा, शेयर ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है तो उसका कैपिटल गेन आपको दिखाना होगा, कब खरीदी थी, कितने की खरीदी थी, कोई इंप्रूवमेंट किया था उसमें तो उसकी कॉस्ट का आप इंडेक्सेशन करेंगे, 3 साल से कम है या ज्यादा है। तो काफी कुछ है जो आपको रिटर्न के साथ ये डॉक्यूमेंट्स पहले से ही अवेलेबल होने चाहिए और कंप्यूटेशन कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही रिटर्न को फाइल करें। सुधीर जी, यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि कंफ्यूजन इस बात का होता है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म हमारे लिए है और कौन सा नहीं है। सैलरी बेस्ड के लिए आप ये बताएं सबसे पहले कि उन्हें कौन सा फॉर्म भरना जरूरी है और क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए भरने से पहले। सैलरी के लिए वैसे तो आईटीआर 1 ही है जो सबसे अधिक, लगभग 36% लोगों ने पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर में जो रिटर्न्स फाइल हुई हैं, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा जो हैं, 4 करोड़ 33 लाख रिटर्न फाइल हुई हैं ई फाइल, उसमें से लगभग 36% लोगों ने वही फाइल या बेची है या आपने शेयर्स बेचे हैं। तो हो सकता है आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है। तो कैपिटल गेन इनकम अगर है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है, 2A भी नहीं चलेगी। और अगर आपके पास बिजनेस इनकम है तो आपको आईटीआर 4S करनी है अगर 1 करोड़ से कम की बिजनेस इनकम है और आप 8% का प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं। यदि आप 8% से कम का प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो आपको आईटीआर 4 फाइल करनी है, जिसमें पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम है तब आईटीआर 4 ही फाइल करनी है। और प्रोफेशनल्स के लिए अगर वो 25 लाख से ज्यादा है तो ऑडिट भी जरूरी होता है, तो उनको तो आईटीआर 4 ही फाइल करनी होती है। तो किस सोर्स से हमारी इनकम है वो भी बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल। और इस बीच हमारे दर्शकों को एक जरूरी खबर भी हम देना चाहेंगे, वो ये है कि क्लियर टैक्स ने टैक्स रिटर्न की ई फाइलिंग के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप की क्या खासियत है और इससे लोगों को कितनी सुविधा होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं क्लियर टैक्स के फाउंडर और सीईओ अर्चित गुप्ता। अर्चित जी, स्वागत है आपका योर मनी में। सबसे पहला सवाल तो आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि ये काफी अनोखा कॉन्सेप्ट है, मोबाइल एप्लीकेशन जो आप लॉन्च कर रहे हैं आईटीआर फॉर्म भरने के लिए, इससे लोगों को आखिर फायदा क्या होगा, किस तरह की सुविधा होगी? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्लियर टैक्स ऐप हमने लॉन्च किया क्योंकि हमने देखा हमारे लाखों कस्टमर्स क्लियर टैक्स को मोबाइल फोन पे इस्तेमाल कर रहे थे एंड वो मोबाइल फोन पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। मोबाइल ऐप का एडवांटेज और सुविधा ये है कि जब आप कम्यूट कर रहे हैं, जब आप अपने ऑफिस से घर जा रहे हैं, तब कभी भी बैठ के आप ऐप से टैक्स फाइल कर सकते हैं जब आपके पास टाइम हो। तो इसका बहुत सुविधा होती है। लोग जनरली वरना टैक्स फाइल अपने 9 to 5 ऑफिस के दौरान कर रहे हैं, तो वो अब कभी भी किसी भी टाइम ऐप के थ्रू फाइल कर सकते हैं। तो हमें ये देखा कि हमारे कस्टमर्स 30% मोबाइल वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे थे, तो हम काफी एक्साइटेड हैं उनको एक मोबाइल ऐप एक्सपीरियंस देने के लिए। बिल्कुल। लेकिन अर्चित, अभी ये बताएं कि इस ऐप के साथ कितने लोगों को जोड़ने का लक्ष्य आपने रखा है? मोबाइल ऐप के जरिए हमें लगता है कि 10 लाख कस्टमर्स ये मोबाइल ऐप के थ्रू फाइल करेंगे। और उसका रीजन ये है कि हमने देखा कि जैसे बहुत सारे कस्टमर्स हमारे यूजर बेस में ऑलरेडी सिर्फ मोबाइल वेब से फाइल कर रहे थे, तो उससे हमें ये समझ में आया कि लोगों को एक रियल नीड है कि उनको एक अच्छा ऐप मिले जो उनके साथ उनके फोन पे रहे। जब वो डेटा जितनी एंट्री कर दें वो सेव हो जाए, फिर जब उनको टाइम मिले दोबारा उसको वो कंटिन्यू कर पाएं, तो उसका बड़ा फायदा है। तो हमने इसको सोचते हुए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया और 10 लाख कस्टमर्स का हम एम रखते हैं इस साल ऑन द मोबाइल ऐप। 10 लाख कस्टमर्स आपको लगता है कि आपके ऐप के जरिए फाइल कर पाएंगे अपने इनकम टैक्स रिटर्न। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। सुधीर जी, क्या लगता है आपका फर्स्ट रिएक्शन इस ऐप के लिए? काफी अनोखा कॉन्सेप्ट है और कितनी सुविधा या आसानी आपको लगता है लोगों को मिलेगी इस ऐप के जरिए अपने रिटर्न फाइल करने के लिए?
आसान तो होगा ही, और लोगों को क्योंकि मोबाइल पर जब स्मार्टफोन है वो लोगों के पास अवेलेबल होता जा रहा है, और आज की डेट में उसकी कीमत भी कम है और उसमें फैसिलिटी है, और इंटरनेट जो है वो शायद अच्छा ही रहेगा, और बाकी कंपनीज भी कहीं ना कहीं दौड़ में होंगी। तो ये मुझे लगता है कि टैक्स पेयर के लिए अच्छा है। बिल्कुल, तो यहाँ पे टैक्स पेयर के लिए और आसानी, और क्लियरली जो नया ITR फॉर्म आया है उसको भी और आसान करने की कोशिश की गई है आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ बात करने के लिए सुधीर जी। और इसी के साथ योर मनी में फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आगे हम लेंगे महिलाओं और युवा के सवालों के जवाब। हमारे साथ होंगी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर किरण तिलक। बने रहे हमारे साथ। योर मनी में अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देंगे महिलाओं और युवा के सवालों के जवाब। हमारे साथ अब जुड़ गई हैं किरण तिलक। किरण, आपका स्वागत है योर मनी में। शुरुआत करते हैं, लेते हैं पहले दर्शक का सवाल। हमारे साथ सीमा शर्मा है फोन लाइन पर। नमस्कार सीमा जी, बताएं क्या करती हैं आप? मैम, मैं सरकारी नौकरी करती हूँ मैम। ओके, बताइए क्या सवाल है आज? आप योर मनी के जरिए क्या जानना चाहती हैं? मैम, मैंने 2005 में ICICI का वो लिया था पेंशन प्लान। 2005 में आपने पेंशन प्लान लिया था? जी, तो उसको मेरे हस्बैंड की 2015 में डेथ हो गई। उसके बाद में मैंने वहाँ पे ICICI में संपर्क किया नॉमिनेशन की रिगार्डिंग। तो उन्होंने कहा कि आप इसको हम नॉमिनेशन ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इसको जो है ICICI प्रू वेल्थ बिल्डर सेकंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। 1,72,000 मेरा जमा था, वो उन्होंने इनकम फंड में कर दिया। अच्छा। तो मैम, क्या मैं ये पूछना चाह रही थी, इसमें क्या 5 साल के लिए मुझे हर साल 1,72,000 रुपए जमा करानी है, और 5 साल के बाद में 5 साल का जो है लॉक इन पीरियड रहेगा, 10 साल बाद में मुझे मिलेगा। तो मैम, क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? ओके, मुझे ये बताइए कि इसके अलावा आपके और लक्ष्य क्या हैं? आपने कहा कि आपने ये एक मुश्त निवेश को इस यूलिप प्लान में डाल दिया है। उसके अलावा आपके पास अपना हर महीने का खर्च निकालने के लिए आपकी जॉब के अलावा और कोई इन्वेस्टमेंट है? जी मैम है, लेकिन मैम वो तो बिल्कुल ट्रेडिशनल प्लान में ही ज्यादा है मैम। ओके, और कोई लक्ष्य आपका? जी मैम, बच्चों की पढ़ाई है। अभी मेरा बेटा 18 ईयर का है, उसकी पढ़ाई है, और मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे पे ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, इसीलिए मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ आपसे सवाल का जवाब चाहती हूँ। आपने कहा कि बेटे की पढ़ाई है, आप कितना इकट्ठा करना चाहती है अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, और कितना समय आप देना चाहती हैं इस लक्ष्य के लिए? मैम, मैं MBA वगैरह करवाना चाहती हूँ उसको, तो अगले 5 साल में मुझे मतलब अच्छा खासा अमाउंट चाहिए मैम। और वो अच्छा खासा अमाउंट कितना होगा सीमा जी? बिकॉज 15-20 लाख चाहिए मुझे। 15 से 20 लाख रुपए? जी मैम। 5 से 10 साल में? हाँ जी मैम। और कितना निवेश कर पाएंगे आप हर महीना? हर महीना मैम 6,000 से ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। जो ट्रेडिशनल प्लान चल रहे हैं ना, उनके अलावा बोल रही हूँ मैं। बिल्कुल, चलिए तो यहाँ पर आपके कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। जैसा कि इन्होंने अपने घर की हिस्ट्री हमें बताई है। सबसे पहले तो इन्होंने एक यूलिप में अपनी जो इनके पति ने जो पेंशन प्लान लिया था उसकी रकम इन्होंने जमा कर दी, और अब यहाँ पर 5 साल का लॉक इन भी है जैसा कि ये कह रही हैं। बाकी तमाम जो निवेश किया है किरण जी इन्होंने, वो भी इन्होंने ट्रेडिशनल प्लान में किया है, यानी एक तरह से इन्होंने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट की है, जो कि एक गलत रणनीति है। लेकिन जिस तरह से हम सीमा की अब हालत देख रहे हैं, और इन्हें 6,000 रुपए का निवेश ये कर सकती हैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, किस तरह का फाइनेंशियल प्लान आप इनको सजेस्ट करेंगी? देखिए सीमा जी, जो आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो सारे, जैसे आप बता रही हैं कि आपने इंश्योरेंस में किए हैं, इनमें ज्यादातर रिटर्न्स काफी कम रहते हैं। आप करीब 5 से 6% के बीच में आपको रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। तो इस हिसाब से अगर आपको 15 से 20 लाख बनाने हैं अगले 4-5 सालों में, तो ये तो काफी मुश्किल वाली बात लग रही है। ये मेरे हिसाब से नहीं बन पाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रीमियम भरती हैं, आपकी किस तरह की पॉलिसी है, उस पर काफी डिपेंड करेगा। और जहां तक कि आपकी ICICI वाली पॉलिसी के बारे में जो आपने बताया,
ये आपको अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक बार देख लेना चाहिए कि आप हर साल आपको भरना है वो प्रीमियम या एक बार की प्रीमियम पेमेंट थी आपकी, क्योंकि ये पॉलिसी दो तरह के रूपों में आती है। एक वन टाइम पेमेंट होता है, एक लिमिटेड पेमेंट पीरियड वाला होता है। तो अगर आपने वन टाइम भर दिया है तो आगे आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है कि आपको हर साल 1,72,000 रुपए भरने हैं। अगर वो है तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से उस सिनेरियो में आपको ये पॉलिसी बंद करवाना ही बेहतर रहेगा, बिकॉज इतनी बड़ी रकम हर साल निकालना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। और इस पॉलिसी में जो एक ऑप्शन है, अगर ये आप बंद करती हैं अभी, तो आपको ये पैसे 5 साल बाद मिलेंगे, क्योंकि अभी जो नए रूल्स आए हैं यूलिप्स के बारे में, उनमें 5 साल तक ये पॉलिसी एक डिसकंटिन्यूएंस फंड होता है, उसमें चली जाती है पॉलिसी के जो पैसे होते हैं, और उसमें से आपका कुछ अमाउंट कटता रहता है इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं उसके लिए, और उस पर आपको 4% का रिटर्न मिलता है, और 5 साल के बाद आपको ये पॉलिसी के पैसे वापस मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जहां तक आपने 6,000 रुपए महीने की बात की, आप सेव कर सकती हैं। सॉरी टू से, बट ये 15 लाख बनाना अगले 3-4 सालों में काफी मुश्किल है इस अमाउंट से, और आप रिस्क नहीं लेना चाहती तो आप 2-3 चीजें कर सकती हैं। एक, आप अपने किसी बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट कर सकती हैं, जो बिल्कुल सीधा साधा इन्वेस्टमेंट है। आप बैंक अकाउंट से डायरेक्टली हर महीने 6,000 रुपया रिकरिंग में जमा करवा सकती हैं। इससे आपकी कुछ जमा पूंजी बन जाएगी 4-5 सालों में। दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा कि म्यूचुअल फंड्स आप देख सकती हैं। म्यूचुअल फंड्स में कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। जैसा आपका गोल है 3-4 साल में आपको पैसे बनाने हैं, तो उसमें आपको रिकरिंग डिपॉजिट से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। तो आप शॉर्ट टर्म को ये कंसिडर कर सकती हैं। बैलेंस्ड फंड में भी देखिए, जहां तक इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस्ड फंड की बात आती है, उसमें 65% के ऊपर इक्विटी रहती है, तो उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। तो अगर 5 साल से ऊपर का इनका टाइम फ्रेम होता तो मैं वो रिकमेंड करती, बट ये बोल रही हैं 3-4 साल में इनको जरूरत पड़ेगी, तो बैलेंस फंड भी थोड़ा सा इनके लिए रिस्की हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जो 1 साल के लिए अगर इनको पैसा चाहिए, उसके हिसाब से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म सही रहेगा। अगर 3-4 साल बाद इनका, जैसे MBA की बात कर रही थी और बेटा 18 साल का है, तो 3-4 साल में शॉर्ट टर्म फंड्स में पैसा लगा सकती हैं। बिल्कुल सीमा, तो फिलहाल आपको ये सलाह दी जा रही है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपके जितने भी ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, अभी तक जिस भी तरह का निवेश आपके पास है, उसकी जानकारी आप डिटेल के साथ एक बार योर मनी को दोबारा दें, ताकि हम आपको क्लियरली बता पाएं कि आपको किन प्लान्स में रहना चाहिए और किस में नहीं रहना चाहिए। आपके सवाल से हमें ये समझ में आ रहा है कि आपने ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज में निवेश किया हुआ है। इंश्योरेंस आपको एज ए रिस्क कवर लेना होता है, ना ही उसमें निवेश करना होता है। साथ ही जो आपने यूलिप प्लान अभी लिया हुआ है ICICI Pru का, उसमें भी आप चेक करें कि आपको वन टाइम प्रीमियम देना है या आपको हर साल इतने बड़े अमाउंट का प्रीमियम देना है। थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ अपने सवाल को वापस से भेजिए, आपको हम राय एक बार फिर से देंगे। फिलहाल योर मनी में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ जय हैं फोन लाइन पे। नमस्कार जय, बताएं आपकी उम्र क्या है, आप क्या करते हैं और सवाल क्या है? मैम मेरी उम्र है 27 ईयर। ओके। मैं बैंक के अंदर काम करता हूँ। ओके। और अभी मेरी स्टार्टिंग है बैंक सर्विस के अंदर, तो जो भी मैंने अभी इन्वेस्टमेंट करी है NPS में करता हूँ। जय, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से आपका सवाल हमारे पास है। आप 50 लाख रुपए 10 साल में जोड़ना चाहते हैं। LIC, NPS और टर्म प्लान लिया हुआ है आपने। LIC की कौन सी पॉलिसी है आपके पास, क्या बता पाएंगे? मैम एक तो जीवन आनंद और एक जीवन फल। और आपने किसी एजेंट के थ्रू ये पॉलिसी ली है या आपने टैक्स बचाने के लिए निवेश कर दिया था इसमें? मैम टैक्स बचाने के लिए किया था और लिए। कितने साल हो गए? अभी मैम इनको 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। किरण, समय कम है, लेकिन किसमें से निकल जाना चाहिए और निवेश को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये दोनों इन्होंने LIC की जो पॉलिसीज ले रखी हैं, दोनों ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, तो अगर ये अब सरेंडर की बात करते हैं तो इनको काफी नुकसान होगा। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम तो मिलेगा नहीं इन्हें। तो जहां तक LIC की है तो अभी तो मतलब काफी डिफिकल्ट डिसीजन है, बट आगे की जहां तक बात करें, अगर ये इन्वेस्ट कर सकें म्यूचुअल फंड्स के जरिए, जहां इन्होंने बात की है 10 साल के इन्वेस्टमेंट की, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इनके लिए काफी अच्छा सोल्यूशन रहेगा। और 50 लाख जमा करने के लिए करीब 18 से 21 हजार का इन्वेस्टमेंट होगा, अगर हम 12 से 15% रिटर्न पकड़ के चलें तो, जो कि 10 साल में साधारणतः आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मिल जाना चाहिए। तो अगर इनके जो सैलरी स्ट्रक्चर में है, अगर वो प्रीमियम भरने के बाद भी इतना पैसा सेव कर सकें और इन्वेस्ट कर सकें, तो मेरे हिसाब से इट इज ओके अगर वो अपनी LIC की पॉलिसीज भी चलाते रहें।
अगर वो लॉस बेयर नहीं करना चाहते इस वक्त, क्योंकि काफी डिफिकल्ट डिसीजन होगा। बिल्कुल, लेकिन निकलना हो तो फिर कब निकलने का निर्णय लें? 3 साल के बाद ही निकल सकते हैं। 3 साल से पहले उनके पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज जो 2 प्रीमियम भरे हैं वो बिल्कुल लॉस हो जाएगा। 3 साल के बाद वो सरेंडर कर सकते हैं, तो कुछ पैसा उनके हाथ में वापस मिल सकता है। बिल्कुल जय, तो यहाँ पर आपको लगभग 18 से 21 हजार रुपए का निवेश करना होगा हर महीना। म्यूचुअल फंड्स आप कौन कौन से ले सकते हैं? क्योंकि लंबा नजरिया है तो हम आपको लार्ज कैप ही कहेंगे कि आप निवेश कर सकते हैं। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके आप टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स को देख सकते हैं, उनमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा। ये ना हो कि बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव से आप फंड की परफॉर्मेंस में गिरावट देखें और घबराकर निकल जाएं। ये मत करिए। LIC की दोनों पॉलिसी में 3 साल पूरे होने के बाद एक बार उनको वापस करने के बारे में सोचे। टर्म प्लान आपने ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। NPS में आप निवेश कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिहाज से, यही बहुत अच्छी बात है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं रिटायरमेंट के लिहाज से। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आज शो पे आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहे CNBC आवाज पर। नमस्कार।